हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विद इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा शक्तीचा जागर। ऊर्जा शक्ति को जगाना, जिसे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी ने लिखा है और इनका जन्म 1943 को हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेमस जो है ज्येष्ठ वैज्ञानिक है, ग्लोबल रिसर्च के अध्यक्ष भी हैं। रॉयल सोसाइटी लंदन में इन्होंने फेलोशिप भी की है। वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्था के ये अध्यक्ष है और इसी नाते इन्होंने अपने कार्य से इन सारी संस्थानों की व्याप्ति को बढ़ाया है। इसमें इनका बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है और इन सभी के लिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे कि शोध नव्या भारताचा, पंचशील, नव्या युगाचे, टाइमलेस इन्स्पिरेटर्स, तिलक इन अवर टाइम्स, रिइन्व्हेंटिंग इंडिया इत्यादी भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने मूलभूत भारत के कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिन्हें अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार अर्थपूर्ण तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और इनकी जो वृत्ति है, इनका जो नेचर है वो कैसा है, बहुत ही प्रचंड कष्ट करने, यानी कि काफ़ी मेहनती हैं ये और हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और हमेशा रिसर्च करने की इनका जो नेचर है, रिसर्च करते रहते हैं हर चीज़ों के ऊपर। और इनका जो स्किल है, मतलब लीडरशिप स्किल, ये बहुत ही अच्छा है। तो इन सभी के कारण इनकी जो पर्सनैलिटी है ये न भूलने वाली की सबसे डिफरेंट पर्सनैलिटी है इनकी। तो प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितलेल्या आहेत। तो यहाँ पर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी ने अपने स्टूडेंट लाइफ की कुछ यादों को आप सभी के साथ शेयर किया है। लहानपणीचे पित्यांचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्याचे कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आले आहे। तो इस चैप्टर में वो अपने बचपन में ही अपने पिताजी का सर पे से जो साया है वो छिन जाने के बाद भी उनकी मम्मी ने किस प्रकार बहुत ही एडवर्स कंडीशन में भी जिद के साथ उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, यानी कि उनकी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए जो अथक मेहनत, जो कड़ी मेहनत इन्होंने की है और इनके माता ने की है, इन सभी को इन्होंने इस पाठ के ज़रिए आप सभी को बताया है। तो आइए चलिए देखते हैं रघुनाथ माशेलकर जी के बचपन को। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शाळेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। माशेलकर जी कहते हैं कि कभी भी जीवन में स्कूल और शिक्षक अगर ये टॉपिक निकलता है तो मुझे मेरी मुंबई में जो शाला यानी कि मुंबई में जो स्कूल था उस लाइफ की मुझे याद आ जाती है और वहाँ के टीचरों की मुझे याद आ जाती है। गिरगावातील यूनियन हाई स्कूल, तो वो कौन से स्कूल में पढ़ते थे? गिरगांव में यूनियन हाई स्कूल था, वहाँ पर माझ्या साडकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, सिरके सर या सरांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। माशेलकर जी कहते हैं कि यूनियन हाई स्कूल में जब मैं स्टडी कर रहा था तो उस स्कूल एज में बहुत ही प्यार से मुझ पर संस्कार करने के लिए जो भावे सर थे, जोशी सर, सिरके सर, इन सभी सरों का मुझ पर एक बहुत ही बड़ा ऋण है, यानी कि कर्ज है। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। तो ये कहते हैं कि भले ही शिक्षकों का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन उससे पहले भी उस स्कूल से और उन संस्कार देने वाले शिक्षकों से मेरा कांटेक्ट कराया। किसने कराया? तो मेरी परमप्रिय माँ और मेरे मामा जी, इनका जो ऋण है, इनका जो कर्ज है, ये मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और आई जो माँ होती है वो हर बच्चे की पहली शिक्षक होती है। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे साथ इसके अलावा भी कुछ था। क्या? माझ्या बाबतीत तर आई ही
ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती. ये मेरे लिए मेरा सब कुछ थी. माय होल अँड सोल. आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल. तो लेखक कहते हैं इनका जो मेन गांव था ये दक्षिण में गोवा से आए थे, जिस गांव का नाम था माशेल. माझे बालपण तिथेच गेले. तो लेखक का जो बचपन है वो गांव में माशेल, गोवा में जो गांव है माशेल, वहां पर ही था. माझे मामा ही याच गावातले. उनके जो मामा थे वो भी इसी गांव के थे. तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याचा पुष्ठसा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्यांच्या लहरीसारख्या येत असतात. तो लेखक कहते हैं कि जब वो गांव में थे, माशेल में थे, तो वहाँ पर एक मैदान था. जब वहाँ पर वो खेलते थे वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जिसके चारों ओर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था. सो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बिताया हुआ जो भी समय था उसको वो याद करते हैं और वो यादें जो है बीच बीच में रह रहकर हवा के लहरों की तरह उनके मन में आती हैं. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले. जब वो लेखक सिर्फ 6 साल के ही थे तभी उनके पिता की डेथ हो जाती है आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गांव सोडावे लागे. तो इसलिए वहाँ पर उन्हें अपने पेट भरने के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ा ताकि वो शहर की ओर जा सके और वहाँ पर कुछ कमा सके. तो इसके लिए मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो और वहाँ पर वो मुंबई आ गए. वो कौन? लेखक और उनकी मम्मी. गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्यासा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. तो ये कहाँ पर रहते थे? गिरगांव में एक खेतवाड़ी नाम की एक जगह है. वहाँ पर मालती निवास के फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा था. इसमें ये दोनों माँ बेटे रहते थे. आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालवलेली और बहुत ही ज़्यादा बुरी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो चुकी थी. दारिद्र्यांशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई और गरीबी और दरिद्रता से लड़ रही इनकी जो है अल्पशिक्षित आई थी, यानी कि बहुत ही कम एजुकेटेड, मतलब कह सकते हैं कि बिना एजुकेटेड थी उनकी माँ. और फिर भी वो शिक्षण के लिए यानी कि स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी थी. उनको मतलब आसूस ले मतलब एस्पायरिंग फॉर दी स्टडीज. तो पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ. लेकिन उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी जिसकी वजह से वो कोई भी फीस भर नहीं सकते थे. तो वो कहते हैं कि फीस भरे बिना स्कूल कैसे जाएं, असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरणारा मी. तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में ये पले बड़े हैं. त्यावेळेचं वातावरण हे असं होतं, यानी कि उस वक्त का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट था कि लेखक के पास पढ़ने की तो इच्छा थी, उनके माँ को भी उन्हें पढ़ाना तो था, लेकिन स्कूल की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही. लेकिन उनकी मम्मी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ती खचली नाही और उन्होंने गिवअप भी नहीं किया. वेगवेगळी कष्टाची काम ती करत होती. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मदतीला आले. तो वो बहुत सारी मेहनत के काम किया करती थी, मजदूरी किया करती थी और माशेल से उस वक्त उनके मामा भी आ गए उनकी मम्मी और उनकी मदद के लिए. त्याच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू सकला. तो उनके मामा के कारण ही खेतवाड़ी में जो है, जो खार में है ये जगह, तो यहाँ पर उन्हें उनकी जो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया. तो ही शाळा महापालिकेची होती. तो ये म्युन्सिपालिटी की स्कूल थी. माझ्याप्रमाणेच शाळेची ही परिस्थिति बेताचीच होती. तो जिस प्रकार लेखक की जो कंडीशन थी वो बहुत ही वीक थी, उसी कंडीशन में ही स्कूल भी था. मतलब स्कूल की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पण इथले शिक्षक मात्र मनाने खूप श्रीमंत. लेकिन वहाँ के जो टीचर्स थे वो भले ही स्कूल भले ही गरीब था, लेकिन वहाँ के जो टीचर थे वो बहुत ही मन से अमीर थे. पायात चप्पल ही घालायला नव्हती, अशा परिस्थितीत माझी शाळा शुरू झाली. तो लेखक जो है वो पढ़ने के लिए जब गए तो उनके पैरों में चप्पल भी नहीं था. आजकल तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों की डिमांड होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे
साइकिल से जाना है या मुझे बाइक से जाना है, या फिर एक जोड़ी नहीं 2 जोड़ी, मतलब एक पीटी यूनिफॉर्म के साथ, एक नॉर्मल यूनिफॉर्म के साथ, और फिर पार्टी वेयर, तो न जाने कितने सारे आप सभी के पास क्या होते हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं। फिर भी आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि जब पेरेंट्स आपसे डिमांड करते हैं कि मुझे आपके अच्छे रिजल्ट ही चाहिए, तो आप वो भी नहीं दे पाते हैं। तो ये तो बच्चों अच्छी बात नहीं है। तो सभी को मेहनत करनी चाहिए, यानी कि आपको माशेलकर जी से ये सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से कितनी बुरी कंडीशन में थे बट फिर भी एक साइंटिस्ट बन गए हैं। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जब आपकी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो आपको भी उनकी इच्छा, यानी कि जो आपसे वो डिमांड कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको भी उनकी ये इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं आगे। सो उस डिफिकल्ट कंडिशन में उनकी ये स्कूल सुरू हुई। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अणवाणीच राहावा लागता। सोचिए कि जब वो 12 साल के हो गए थे तब तक उन्हें अणवाणीच यानी कि बिना चप्पल के ही रहना पड़ा था, बेयर फूट। अणवाणीच यानी कि बेयर फूट रहना पड़ा था उन्हें। कब तक? जब तक वो 12 साल के थे। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आला। तो जब उनकी प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन पूरी हो गई और उन्हें अब हाई स्कूल में एडमिशन लेना था तो उनके सामने एक बड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो क्या थी? त्यावेळची हायस्कूलची प्रवेश फी कितना था? 21 रुपीज। सोचिए 21 रुपये जमा करना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी। पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठून येणार? पर लेखक सोचते हैं कि 21 रुपये कैसे आएंगे उनके पास ताकि वो अपनी ॲडमिशन फीस भर सके। प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असं वाटू लागले। तो अब यहाँ पर लेखक और उनकी माँ को लगने लगा कि अब आगे पढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि अब एडमिशन फीस कहाँ से आएगा। पण माझ्या आईने धीर सोडला नहीं। लेकिन यहाँ पर भी उनकी मम्मी बहुत हिम्मती थी, वो हिम्मत उन्होंने छोड़ा नहीं। आजूबाजूच्या बिन्हाड्यातील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास शुरू केली। तो आजूबाजू में जो घर थे यानी कि उनका जो नेबरहुड था वहाँ पे जो फैमिलीज थी, बिन्हाड़ी यानी कि फैमिलीज, तो अगल बगल की जो फैमिलीज थी वहाँ पर काम करके उन्होंने कुछ पैसे जमा किए। त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली। तो लेखक कहते हैं कि उसी वक्त एक औरत उनके सामने आई और उनका प्रवेश फीस का यानी कि एडमिशन फीस का जो है इंतजाम हो गया। पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळची नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश बंद झाले होते। लेकिन जो पैसे इकट्ठे हुए उसमें थोड़ा सा लेट हो गया और तब तक गिरगांव में जो फेमस स्कूल हुआ करते थे उसमें एडमिशन बंद हो गए। अखेर यूनियन हाई स्कूल मध्ये प्रवेश मिळाला। तो फाइनली क्या हो गया, वापस से उन्हें यूनियन हाई स्कूल, क्योंकि वो वहाँ के इन हाउस स्टूडेंट थे तो फिर से उन्हें यूनियन हाई स्कूल में ही एडमिशन मिल गया आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा शुरू झाला। तो फिर उनका जो स्टडी का नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो गया। अनेक अडी अडचणीमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतो। तो इनकी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल था, सब कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम था। इन सब के होने के बावजूद जितना उनसे होता था उतना वो स्टडी किया करते थे। पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची। पर वो इतना कमरा छोटा था कि उसमें सामान कहाँ रहेगा, स्टडी कहाँ करेंगे, तो वो जगह थोड़ी सी जो है पूरी नहीं होती थी उनकी स्टडी के लिए। अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं हो पा रहा था, अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते। तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि वो वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिले। लेकिन कोई भी कंडीशन है वहाँ पर वो अपनी जिद से यानी कि पूरी डिटर्मिनेशन से उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेले और फिर उनको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते गए। अच्छी तरीके से उनका जो है स्कूल लाइफ बीतते गया। या यूनियन हाई स्कूल मधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी प्रवृत्ति यानी कि उनकी जो वृत्ति थी, उनका जो नेचर था वो कैसा था, सर्विंग था, लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते थे। विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देने यानी कि जब वो स्टूडेंट्स को सिखाते थे तो उसमें वो खुद खो जाते थे, अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते थे ताकि स्टूडेंट को हर कुछ समझ में आ सके। निरपेक्ष भावना ने यानी कि पूरी तरह से सेल्फलेस थे, वो किसी भी तरीके की सेल्फिशनेस नहीं थी उनके अंदर और इस तरीके से वो लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे।
यामुळे माझ्या केवळ शाळे अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नहीं, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला। तो कहते हैं कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाई में ही मैं स्ट्रांग नहीं हुआ, साथ ही साथ मैं अपने जीवन में भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए उतना कामयाब बन सका। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाढू लागली, यानी कि मेरे मन में अंतर मन में, यानी कि मेरे इनर साइड से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि इन सभी टीचरों का नाम रोशन हो सके। तो आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत होती। लेखक कहते हैं कि हमारे हाई स्कूल में हर सैटरडे एक यूनिट टेस्ट होता था। आमचा हाई स्कूल ही गरीब होते, तो अब ये कहते हैं कि जैसे इनकी स्थिति खराब थी वैसे स्कूल की भी कंडीशन थी, त्यामुळं उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागायची। तो इसलिए उनको जो एग्जाम्स के लिए जो आंसर शीट हुआ करता था उनको घर से लेके जाना पड़ता था, स्कूल से प्रोवाइड नहीं किया जाता था। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची। जो आंसर शीट होती थी उसका जो प्राइस था वो कितना था, 3 पैसे। आपल्याला कदाचित पटणार नहीं, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, बट था, उस टाइम पे था। पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। मतलब ये इतना डिफिकल्ट था 3 पैसे हर सैटरडे को जमा कर पाना, तो वो करने के लिए उनकी माँ की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। आज ही हे आठवलं कि माझ्या अंगावर काटा उभा रहा। तो आज भले इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं लेखक, बट फिर भी उन्हें जब भी अपना ये बचपन याद आता है कि किस प्रकार उनकी माँ जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी उनके लिए, उनके जीवन को जो है सुखमय बनाने के लिए, तो ये सब कुछ याद करके उनके शरीर के जो रोए हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं, उन्हें ये सारी बातें जब याद आती है तब। तिना माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, उसने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कष्ट किया है, पडेल ते काम केले, जो भी ज़रूरत पड़ा वो उसने काम किया। काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार आहे, तो काँग्रेस हाऊस के पास कुछ काम मिलने वाला है असं समजल्याने एकदा ती तिकडं गेली, रांगेत उभी राहिली, तशीच ताट कडत, पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। तो यहाँ पर जब उन्हें लेखक की मम्मी को जब पता चला कि कांग्रेस हाउस के पास काम मिलने वाला है, तो वो वहाँ पर गई और लाइन में खड़ी हो गई। तसीच तात कडत, यानी कि राह देखते देखते उन्होंने वहाँ पर काफ़ी समय बिता दिया। पर जब उन्हें ये बोला गया कि जो सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं या उससे ऊपर जो पढ़े हैं सिर्फ उनको ही काम दिया जाएगा, ये सुनकर वो बहुत ही नाराज़ हो जाती हैं और घर की तरफ चली जाती हैं। और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपमान आज मेरा हुआ है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वैसा कुछ अपमान मेरे बेटे का नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊँगी। और क्योंकि शिक्षण के सिवाय जग में सम्मान नहीं है, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो यहाँ आपको सोसाइटी में कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। तिनं प्रत्यक्षात केलं ही तसंच, और फिर जैसा उसने सोचा वैसा ही उसने रियल लाइफ में भी किया। माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू, मतलब मेरे लिए मेरी माँ ने जो भी मेहनत किया मैं किन शब्दों में आपको बताऊं, ये लेखक को समझ में नहीं आ रहा है। कोरं पाठ कोरं लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायच्या। तो क्या करती थी, जब भी कोई उन्हें ब्लैंक पेपर मिल जाता था या फिर एक साइड लिखा हुआ दूसरे साइड में ब्लैंक, पार्ट कोरा मतलब आधा लिखा हुआ और आधा खाली, या फिर लिखा हुआ कुछ पेपर जो बच जाता था उन सबको जमा करती थी और उसकी एक बुक बनाकर लेखक को दे देती थी। अखंड पेंसिल मला मिलणं अवघड होते, यानी कि पूरा जो नया पेंसिल होता है, न्यू पेंसिल मिलना लेखक के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और इसलिए जैसा भी जेम तेम हाथात धरता, मतलब इतना छोटा से छोटा पेंसिल जो उसे मिल जाता था किसी तरीके से हाथों में पकड़ने लायक हो जाए, उस पेंसिल से इन्हें लिखना पड़ता था। याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले, इसी हाईस्कूल में उन्हें भावे सर मिले। ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत, तो उन्हें वो क्या सिखाते थे, फिजिक्स सिखाते थे। ये भावे सर जो थे वो फिजिक्स के सर थे। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही तर त्या विषयाची गोडी लावली, यानी कि साइंस में सिर्फ उन्होंने सिखाया ही नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट का उनको जो है ना आदत लगा दिया स्टूडेंट्स को, आणि त्याचबरोबर जीवनाचा फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं और इसके साथ साथ लाइफ की सबसे बड़ी फिलॉसफी सिखाई।
एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। तो ये फिलॉसफी कैसे सिखाई? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि भावे सर ने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये एक्सपेरिमेंट था ये भावे सर का। आइए चलिए देखते हैं। भिंगाच्या सहाय्याने, भिंगा यानी कि ये लेंस, तो इस लेंस की मदद से सूर्य किरणाची शक्ति कागदावर एकत्र केल्यास कागज जड़तो। क्या देखा कि लेंस में वो पावर है कि सूर्य की किरणों की जो पावर है उसको अगर हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो एनर्जी है उसको अगर हम एक जगह पर इकट्ठी कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पेपर जलने लग जाता है। त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, काहीही जाड़ता येईल, यानी कि तुम्हारे अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी पावर है उसे इकट्ठी करो तो आप जीवन में किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, यानी कि कोई भी लाइफ में आपके सामने रुकावट नहीं आ सकती। अगर आप ठान लो कि मुझे करना ही है तो ये कर सकते हो डेफिनेटली। तो एकीकडे मला एकाग्रतेला मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडं विज्ञान समझले। एक तरफ तो लेखक को एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का मंत्र समझ में आया और दूसरी तरफ उन्हें ये साइंस भी समझ में आ गया। आयुष्याचा फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं। तो ये समझ में आया, लाइफ का सबसे बड़ा जो फिलॉसफी है ये लेखक को भावे सर की इस सीख से मिली। त्यांना मी कसा विसरू सकेन, तो भावे सर को मैं कैसे भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात सिखाई कि जिसके कारण आज मैं साइंटिस्ट बन पाया हूँ, तो मैं उन्हें नहीं भूल सकता, ऐसा लेखक कहते हैं। भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शाळेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, सिरके सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केले। यानी कि लेखक का जो पर्सनालिटी है इसको डेवलप करने के लिए, उसे बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उसका सही तरीके से मार्गदर्शन किया है और उसे संस्कार दिया है। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली आहे। तो शिदोरी यानी कि ट्रेजर दिया हुआ है। कैसा ट्रेजर? एक्सपीरियंस का खजाना दिया है इन सभी स्कूल और स्कूल के शिक्षकों ने। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून देना है। जीवन में जो भी संघर्ष आने वाले हैं उनसे लड़ने के लिए मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भरकर दिया है इन टीचरों ने। जगण्याचे भान दिले और जीवन में किस तरह से जीना है इसे मुझे सिखाया है। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करण्याचे क्षण न क्षण आठवतात आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते। मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो। तो लेखक कहते हैं कि आज भी जब स्कूल के वो दिन याद आते हैं तो एक तरफ तो बहुत ही प्रचंड जो गरीबी थी, जो दरिद्रता था, जिसका सामना मैंने हर एक पल किया था, और उसी वक्त उन्हें उनकी माँ, उनके जो शिक्षक है और वो स्कूल जिसने उनके ऊपर ये संस्कार किया है, वो पूरा संस्कार केंद्र उनकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है और वो फिर मन ही मन स्कूल जाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार माशेलकर जी ने हमारे साथ शेयर किया है कि किस तरह से इतनी बुरी परिस्थिति होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया या कभी भी किसी और चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि सारी कंडीशन, सभी जितने भी एडवर्स कंडीशन उनके सामने आए उनका उन्होंने सामना किया और अपने लाइफ में इतना ज़्यादा डिटर्मिनेंट रहे कि वो फाइनली उन्होंने वो स्टेज अचीव किया कि वो एक साइंटिस्ट बनकर हमारे भारत का उन्होंने नाम रोशन किया और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने शिक्षकों का नाम भी रोशन किया। तो बच्चों, आप भी माशेलकर जी से कुछ सीखिए और उनकी तरह ही जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारा कुछ समझ में आया हो। जो भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ पर स्क्रीन के नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसके ऊपर मुझसे जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल
और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।